आज हमारे साथ है सुनील नेगी जी, उत्तराखंड जर्नलिस्ट फोरम के अध्यक्ष। सुनील नेगी जी, हमारे चैनल को बताइए अपने बारे में थोड़ा। अपने बारे में तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कई वर्षों से मैं पॉलिटिकली सोशली एक्टिव हूँ और मेरा जीवन का मूल मकसद यही है कि जनसेवा जितनी अधिक हो जाए उससे हम लोग जुड़े रहें। मैं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा रहा, चाहे वो प्राइस राइस के सवाल पर हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न के प्रश्न पर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो और चाहे उत्तराखंड के किसी भी सवाल पर हो। मूल रूप से उत्तराखंडी सवालों पर दिल्ली में और उत्तराखंड में मैं सक्रिय रहता हूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि इन सवालों पर संघर्ष के माध्यम से जनता की आवाज़ मजबूती और सशक्त तरीके से मैं समाज के सामने ला सकूं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस अवधारणा के लिए पिछले 14 वर्षों से उत्तराखंड राज्य बना है, 50 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज ऐसा लगता है कि जिस अवधारणा को लेकर उत्तराखंड राज्य बना था वो उस अवधारणा पर हम लोग सही मायने में खरे जनता की आकांक्षाओं पर नहीं उतर रहे हैं। आज अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जहां पृथक राज्य बनने के बाद केंद्र से राज्य को पैकेज भी मिला, फाइनेंशियल और बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। निसंदेह पहाड़ का विकास एक अलग इकाई के रूप में हुआ है, लेकिन ये बात सही है कि पिछले 14 वर्षों में उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक मैं समझता हूँ कि फेज़ रहा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश में इतने से छोटे से कार्यकाल में लगातार 8 बार सरकारों का बदलना और 8 बार मुख्यमंत्रियों का बदलना, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, ये सिलसिला रहा जिसके चलते उत्तराखंड को जो प्रगति करनी चाहिए थी अंततोगत वो प्रगति वो नहीं कर पाया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो राज्य में चल रही है, उसको देखते हुए प्रदेश की जनता ने जिन आकांक्षाओं को लेकर के पृथक राज्य बनाया था, मैं समझता हूँ कि उस पर आज हमारे हुक्मरान, राजनीतिक हुक्मरान सब कुछ चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज अगर हम देखें तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बहुत ही बुरी तरह चरमरा गई है। आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 2 हफ्तों में कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो दिल्ली के एक बंगाली कपल का चक्राता में पहले रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ और इसके बाद एक 7 वर्षीय कमसिन लड़की कशिश जिसका नाम था, उसके साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद उसे मौत के घाव उतार दिया गया। लेकिन प्रदेश की पुलिस, प्रदेश का राजनीतिक तंत्र मुँह बाएं खड़ा रहा। ये बात सही है कि राज्य की पुलिस अब हरकत में आई है और 8वें दिन कातिल पकड़ा गया है, लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि जिस तेज़ गति से उत्तराखंड में पलायन हो रहा है राज्य बनने के 14 वर्षों के बाद, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा और बड़ा दुख भी होगा कि राज्य बनने से पहले पिछले 50 वर्षों में जिस द्रुत और तीव्र गति से पलायन शहरों की तरफ नहीं हुआ था, राज्य बनने के बाद 14 वर्षों में 20 लाख लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं, जो कि एक बहुत ही अफसोसजनक दृष्टिकोण है, कदम है। जाहिर बात है कि ये पलायन इसीलिए बढ़ रहा है कि पहाड़ों में जो विकास और पहाड़ों में जो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, पहाड़ों में जो रोज़गार का अभाव है, उसके मद्देनज़र आज तेज़ी से पहाड़ का पढ़ा लिखा तबका शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें 60% गांव का रहने वाला व्यक्ति पलायन कर रहा है शहरों की तरफ, जबकि 40% व्यक्ति शहरों की तरफ विद इन द स्टेट पलायन कर रहा है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, क्योंकि राज्य बनने के बाद तो आम जनता की आकांक्षाएं ये थी कि हमें वहाँ पर विकास मिलेगा, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य की दृष्टि से विकास मिलेगा। लेकिन जाहिर बात है जब रोज़गार का और स्वास्थ्य का वहाँ अभाव है सेवाओं का, तो लोग तेज़ी से शहरों की तरफ पलायन करें, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारा पहाड़ का पॉलिटिकल तंत्र पिछले 14 वर्षों में पूर्ण रूप से फेल साबित हुआ है। आज हरीश रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हरीश रावत एक राजनीतिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटिवली एक अनुभवी नेता हैं और निसंदेह क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए वो ईमानदारी से प्रयत्नरत हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में राज्य में कानून व्यवस्था तार-तार हुई है, वहाँ पर जिस तरीके से लगातार अपहरण हो रहे हैं महिलाओं के,
और साथ में अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर, रेप के बाद उनके मर्डर हो रहे हैं और ये भारी लोग कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त बनाने की दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तेज़ी से उत्तराखंड से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, वहाँ रोज़गार और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, ठीक उसी तेज़ गति से उत्तराखंड को एक सॉफ्ट डेस्टिनेशन समझकर, एक बहुत ही सेफ हेवन समझ करके बाहर के दुर्भाग्य तरीके से क्रिमिनल एलिमेंट्स उत्तराखंड की तरफ पलायन कर रहे हैं। और वो चूँकि अपने आप को वहाँ पर सेफ महसूस करते हैं, सेफ हेवन समझते हैं अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए पहाड़ की कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ रही। तो मेरा सरकार से ये भी अनुरोध है कि हमें उत्तराखंड की तरफ जो तेज़ी से माइग्रेटरी पॉपुलेशन आ रही है विभिन्न शहरों से सस्पिशियस बैकग्राउंड ले करके और इस प्रकार के दुर्भाग्यजनक मामलों को जन्म दे रही है, तो सरकार को चाहिए कि वह ऐसी माइग्रेटरी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखे, उनके खिलाफ ऐसे पुख्ता इंतज़ाम जन्म दे, पैदा करे, ताकि उनकी सस्पिशियस बैकग्राउंड और उनके पूरे रिकॉर्ड्स सरकार के पास विद्यमान रहें, ताकि अगर किसी भी सूरत में पहाड़ में कोई क्राइम होता है तो वो लोग पकड़ में आ सकें। मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के 14 वर्षों के बाद जिन संघर्षों को लेकर के, जिन कुर्बानियों को लेकर के राज्य ने अलग अस्तित्व पाया था, जिस अवधारणा को लेकर राज्य के लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, सही और साफ अर्थों में वो उद्देश्य, वो मुकाम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को पकड़ रही है। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी विकास आज पहाड़ में हो रहा है उसमें 70% विकास गैर साइंटिफिक है, एंटी इकोलॉजिकल है, पर्यावरण के विरुद्ध है। और इसी के चलते हमने 2 वर्ष पहले महाप्रलय झेली। आज पहाड़ में पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण के नाम पर 4 लाख से अधिक विस्फोट हो चुके हैं, जो पहाड़ों को पूरी तरीके से खोखला कर चुके हैं। पहाड़ की इकोलॉजी के साथ सरेआम बलात्कार हो रहा है और पहाड़ में इन विस्फोटों के अलावा छोटे छोटे बांध के नाम पर जो बड़े बांध सरकार बना रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों, भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं के साथ एक अनहोली नेक्सस पैदा करके वो भी पहाड़ का विकास करने के बजाय पहाड़ का विकास को अवरुद्ध कर रही है। पहाड़ में बड़े पैमाने पर खनन माफिया सक्रिय है। सरकार बड़े बड़े दावे इनको पकड़ने की करती है, लेकिन आज दुर्भाग्य से पहाड़ लूट रहे हैं, पहाड़ बिक रहे हैं, पहाड़ की व्यवस्था, खासतौर से पर्यावरणीय व्यवस्था खतरे में है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महाप्रलय हमने आज से 2 वर्ष पहले झेली थी केदारनाथ में, जिसमें 10,000 के करीब लोगों ने अपनी वैश की जानें गंवाई और उत्तराखंड को टूरिज्म के नाम पर 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, साथ ही हज़ारों करोड़ रुपए सरकार को नुकसान के रूप में झेलने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि हमें आने वाले समय में पहाड़ में ऐसे विकास को अंजाम देना है जो विकास पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली विकास हो, प्रो पीपल डेवलपमेंट हो, वहाँ की लोकल नीड्स के हिसाब से सरकार वहाँ का विकास करे। और जब तक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक वहाँ की पर्यावरण, वहाँ के इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं होगा, जब तक पूंजीपति पॉलिटिशियंस का और भ्रष्ट ठेकेदारों के गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक वहाँ पर इकोलॉजी को सीधे सीधे तौर पर विकास से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि पहाड़ की जनता के साथ खिलवाड़ ही होता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के हुक्मरानों से, राजनीतिक हुक्मरानों से, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से, वहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि हम लोग पहाड़ के पर्यावरण को ध्यान में हमेशा रखें और तभी विकास करें, क्योंकि पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, पहाड़ हिमालय है। वह हिमालय जो न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि पूरे एशिया को, पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। आज हम जनता से दुनिया भर के वायदे करते हैं कि गंगा की हम लोग सफाई कर रहे हैं। गंगा की सफाई के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 3-4 हज़ार करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज है और इससे पहले ही बहुत सारे प्रयास जनता की सफाई के नाम पर किए गए। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज गंगा वहीं की वहीं है। गंगा वैसी ही पोल्यूटेड है, वैसे ही मैली है और बनारस जाते जाते गंगा के साथ न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी गंगा मैया, जिसे हम पूछते हैं, जिस गंगा मैया के सहारे पूरी एशिया को पानी मिलता है, पावर मिलती है,
शुद्धता मिलती है, उसी गंगा मैया के किनारों पर आज भी 700 चमड़े के उद्योग काम कर रहे हैं, जिन्हें हम टैनरीज बोलते हैं। उनका हज़ारों हज़ार लाखों लाख टन का मलबा आज गंगा में जा रहा है। हमारे लाशें गंगा में बहती हैं। गंगा का शुद्धिकरण करने के बजाय गंगा को बुरी तरीके से पॉल्यूटेड किया जा रहा है और गंगा के प्रति जो पूरी दुनिया की आस्था है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बड़े बड़े पर्यावरण, चाहे वो सुंदर बहुगुणा रहे हों, चाहे वो चंद्र प्रसाद भट्ट रहे हों, चाहे वो निगमानंद जी रहे हों, स्वामी जिन्होंने 74 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपनी जान कुर्बान कर दी गंगा सफाई के नाम पर। इनकी कुर्बानियाँ, इनके बयान आज भी गंगा की सफाई की वकालत करते हैं। मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाता हूँ कि क्या वजह है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। गंगा की सफाई के लिए निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गंगा को शुद्ध करने के लिए अथॉरिटी बनी है, लेकिन धरातल पे क्या वो सही काम कर रही है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं यही कहूँगा कि पहाड़ का विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें सबसे पहले पहाड़ की जलवायु, पहाड़ के इकोलॉजी को ध्यान में रखना होगा। पहाड़ की जनता के क्षेत्रीय विकास को जोड़कर वहाँ का विकास करना होगा। जब तक इन कदमों पर हम गौर नहीं करेंगे, जब तक हम पहाड़ की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ की इकोलॉजी के साथ वहाँ का विकास नहीं करेंगे, मैं नहीं समझ सकता कि हम सही अर्थों में पहाड़ के साथ न्याय कर पाएंगे। 14 वर्ष आज पहाड़ को हो गए हैं। पहाड़ से आज पलायन तेज़ी से जारी है। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना होगा। पहाड़ में आज ज़रूरत है वहाँ की शिक्षा प्रणाली को सुधारने की। पहाड़ में आज ज़रूरत है पहाड़ के पर्यावरण संरक्षण को गति देने की। पहाड़ में आज ज़रूरत है वहाँ खनन माफिया को खदेड़ने की। पहाड़ में आज ज़रूरत है कि वहाँ हम बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, लेकिन साथ साथ जो लघु और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी विकास करें। पहाड़ को आज ज़रूरत है वहाँ के कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम पहाड़ में ब्लॉक लेवल पर थाने स्थापित करें जिसमें महिला थानों की बहुतायत हो। यही नहीं बल्कि हमें इन सब चीज़ों को केंद्र में रख करके यह भी देखना होगा कि हम इन तमाम मुद्दों पर आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करें। और जब तक पहाड़ का विकास विकेंद्रीकृत व्यवस्था को साथ लेकर के नहीं होगा, जब तक पहाड़ का विकास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि पहाड़ जिस अवधारणा के लिए एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था वो मांग हम पूरी नहीं कर पाएंगे, और जनता के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी ही होती रहेगी। रोल देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस समय उठता है कि देश की राजनीति बदली इस समय। देश में सरकार आई है बीजेपी, ठीक है, बीजेपी की सरकार आने पर, और यहाँ पर अगर देखा जाए पहाड़ के लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी अपने मंत्रिमंडल में किसी भी पहाड़ी नेता को शामिल नहीं किया मोदी जी ने। आप इस पर क्या कहना है? ये विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज दिल्ली में, चूँकि हम लोग रह रहे हैं, प्रवासी बंधु हैं दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों की संख्या करीबन 25 लाख कही जाती है। हमारी यहाँ संख्या 25-30 लाख के आसपास आंकी जाती है, जो कि एक वेग असेसमेंट है, जबकि पूर्वांचलियों की संख्या यहाँ 40 लाख के करीब है। यानी अगर दिल्ली में पूर्वांचली और उत्तराखंडी पॉलिटिकली सोशली मिल जाएँ तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की राजनीति में एक बहुत ज़बरदस्त हम लोग दखल पैदा कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी पिछले दिनों ही मैंने एक दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान पढ़े, जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस मुख्य रूप से पूर्वांचलियों पर कर रही है और दिल्ली की करीबन 5 या 7 सीटों पर पूर्वांचलियों को टिकट देना चाहती है। पूर्वांचली भी हमारे भाई बहन हैं, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि एक तरफ उत्तराखंड राज्य की बातें सब करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले स्वयं इस बात को ज़ोर शोर से कहते हैं कि पृथक राज्य बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पृथक राज्य को अंजाम दिया गया। लेकिन उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया गांधी की अगर कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट नहीं होता तो बिना उसके सपोर्ट के ये राज्य मूल रूप नहीं ले पाता। यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और तमाम दलों के मिलके सहयोग से ये राज्य बना है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी दावे करते हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या वजह है कि हाल ही के 2 विस्तारों में, जब से केंद्र में यूपीए सरकार आई है, उसके बाद उत्तराखंड में 56% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में समर्थन दिया, जो कि अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। यही नहीं बल्कि बच्ची सिंह कोश्यारी
6 लाख से अधिक मतों से जीते अपने क्षेत्र से। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ना मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जब 56% लोग मोदी साहब को समर्थन देते हैं इस चुनाव में और कोश्यारी 6 लाख से अधिक वोटों से जीतते हैं, एक रिकॉर्ड मार्जिन से कहते हैं, उसके बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्हें इस बात की आखिर ज़रूरत क्यों नहीं महसूस होती कि केंद्र के 2 मंत्रिमंडलीय विस्तार में उत्तराखंड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तराखंड के लगभग समान है या छोटा है, वहाँ से JP नड्डा साहब को केंद्र में हेल्थ मिनिस्ट्री का महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। गोवा, जिससे मात्र पूरे हिंदुस्तान में 2 सांसद आते हैं, जबकि उत्तराखंड से 5 सांसद आते हैं, वहाँ 2 मंत्रियों को केंद्र में जगह दी गई, जिसमें से मनोहर पार्रिकर साहब को डिफेंस जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई और एक भी मंत्रालय उन्हें नहीं दिया, जबकि फैक्ट ये है कि 2 बार विस्तार निरंतर हो चुका है। तो मेरा सवाल यही है कि दिल्ली में हम लोग 25-30 लाख की संख्या में हैं और उत्तराखंड में भी इतने बड़े पैमाने पर उन्हें समर्थन मिलता है पिछले चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद ना तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोगों को स्थान मिलता है जहाँ तक उत्तराखंड के रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न हो, और ना ही दिल्ली की राजनीति में उत्तराखंड वासियों को टिकट मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विधायक है, जिसमें जो बिष्ट साहब हैं यमुना बिहार से, जो पिछले कई वर्षों से MLA हैं, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक भी विधायक को टिकट नहीं दी और आज पूर्वांचलियों को समर्थन देने की बात करते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल से किसी पहाड़ी को टिकट नहीं दिया। आपकी अगर हम बात करें तो कमोवेश वही स्थिति उस पार्टी में भी है। हमारे लोगों को हमेशा छला जाता रहा है। उत्तराखंड के लोगों का दिल्ली की राजनीति में, पहाड़ की राजनीति में हर जगह वर्चस्व है। आज उत्तराखंड की तरफ से NK डोवाल, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो इतने महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों के साथ निरंतर भेदभाव होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज क्या वजह है कि हिंदुस्तान के गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पहाड़ के लोग अच्छे पदों पर बैठे हैं, मीडिया के सर्कल्स में पहाड़ के लोग अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा चाहे वो नीचे की बात हो या फिर ऊंचे स्तर की बात हो, हर जगह पहाड़ का व्यक्ति सुशोभित है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, जुडिशरी है, हर जगह पहाड़ का व्यक्ति है। लेकिन राजनीति में हम लोगों को हमेशा कम आंका जाता है और हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। मैं समझता हूँ कि ये मुसलसल गलत है सभी पार्टियों की तरफ से। आज वक्त है कि हमें इस पर अपनी एकता का परिचय देना होगा और एक दिल्ली में एक सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करना होगा, ताकि हम सब दलों के लोगों को बता सकें कि पहाड़ का जनमानस अगर आर्म्ड फोर्सेस में, जहां आज भी 60% लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, अगर आर्म्ड फोर्सेस में हम लोग देश की रक्षा कर सकते हैं, तो हमारा क्या ये अधिकार नहीं बनता है कि हम राजनीतिक तंत्र में भी अपने अस्तित्व को दिखा सकें, अपनी कला को दिखा सकें और देश की सेवा कर सकें। यही मेरा केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रश्न है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि पहाड़ के लोग इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें और शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शनों के ज़रिए अपनी आवाज़ को सभी दलों के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाले समय में चुनावों में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या जहाँ भी हम समझते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमें वहाँ वाजिब रिप्रेजेंटेशन मिले। आखिर हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के तहत मैं अपने पहाड़ी भाइयों से, बहनों से दिल्ली में अपील करता हूँ कि अपनी एकता का परिचय दें और अपनी इस फंडामेंटल राइट के लिए लड़ाई लड़ें। रोल देखिए जी, एक क्वेश्चन और, अभी उत्तराखंड के लोगों का एक मंच तैयार हुआ है, शायद आपको पता हो ना हो, तो उनका ये कहना है कि हम 14 तारीख को इकट्ठे होकर यही पॉलिटिकली हम लोगों को जो नकारा जा रहा है उस विषय पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो क्या आप भी उसमें शामिल हैं? आपको इसमें बुलाया गया है या क्या है? मैं अपने सब साथियों के साथ मिलकर पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड की लड़ाई दिल्ली में लड़ रहा हूँ, चाहे वो किरण नेगी का मसला रहा हो या फिर कोई और संघर्ष के मसले। सभी संघर्षों के मसलों में मैं हमेशा आगे रहा हूँ। जहाँ तक 14 तारीख को जंतर मंतर पर उत्तराखंड साथियों की एकता का प्रश्न है, इकट्ठे होने का प्रश्न है, मैं उत्तराखंडी होने के नाते पूरे जोर शोर के साथ इसमें भागीदारी निभाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है और समाज के अस्तित्व की लड़ाई है, समाज की अस्मिता की लड़ाई है। समाज की मांगों को केंद्र सरकार के स्तर पर रखने की बात है, सभी दलों के सामने अपनी बात रखने की बात है, ताकि हमें आने वाले समय में वाजिब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। मैं निश्चित तौर पर इसमें भागीदारी निभाऊंगा और
यही उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग एकता का परिचय दें और एकता का परिचय देते हुए इसे सफलता की बुलंदी तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी साथियों से अपील करता हूं कि इसे सफल बनाने के लिए उत्तराखंड की एकता और अस्मिता की रक्षा के लिए इसमें अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी निभाएं। उत्तराखंड जर्नलिस्ट फोरम इस मांग के साथ है, इस रैली में साथ रहेगा और पूरी शक्ति और ताकत के साथ जुड़ेगा। नेगी जी, एक आखिरी